नमस्कार बच्चों, कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड राजनीति विज्ञान की अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न यहाँ पर आपका है। अर्धवार्षिक परीक्षा राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं समष्टि अर्थशास्त्र की बुक है और चैप्टर कौन सा है इसका? मुद्रा एवं बैंकिंग वाला आपका है ना। प्रश्न आप समझिए, प्रश्न क्या है, पेपर में आएगा प्रश्न ना, प्रश्न समझ लो। बैंक दर तथा रेपो रेट में अंतर समझाइए। आ चुका है, एमपी है सन 2019 में ना। बैंक दर और रेपो रेट में क्या अंतर होता है? किसमें? बैंक दर में और रेपो रेट में क्या अंतर होता है? तो देखो, बैंक दर और रेपो रेट में अंतर। बैंक की दर, बैंक दर वह दर है जिस पर बैंक रिजर्व बैंक आरबीआई से दीर्घकालीन ऋण प्राप्त कर सकते हैं। आप बैंक दो प्रकार के होते, एक होता है बैंकों का बैंक, महाबैंक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? आरबीआई कहते हैं। वो होता है बैंकों का बैंक, महाबैंक आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म क्या होता है? जो नोट जो होती है, नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई की गवर्नर के होते हैं हस्ताक्षर होते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी आरबीआई से अगर लोन ले रही है, किससे लोन ले रही है? आरबीआई से क्या ले रही है? लोन ले रही है, तो एक वो वाली बात रहती है, ठीक है। उसको हम बोलेंगे बैंक, वो जो उस पर दर लगाएगा, जो उस पर दर लगाएगा रिजर्व बैंक, कितने परसेंट इससे ब्याज लेना है करके, उसको हम बोलेंगे बैंक की दर। अब रेपो दर किसको बोलेंगे? रेपो दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक से अल्प अवधि के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। बैंक दर मतलब एक बैंक दर भी लगती है और रेपो दर भी लगती है, ठीक है। ठीक है, रेपो दर किसको बोलेंगे? तुम छोटा सा पैसा ले रहे हो, 5 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ का तुमने लोन ले लिए, छोटे मोटे रुपए का ना, ठीक है। अगर तुम बहुत कम समय के लिए ले रहे हो, मतलब मात्र 1 साल के लिए, फिर 2 साल के लिए, तो उस पर कौन सी दर लगती है? रेपो दर लगती है। ये थोड़ी कम होती है, मतलब कम ब्याज देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला, बैंक दर। जब बैंक आरबीआई से ऋण के रूप में राशि लेते हैं तो ब्याज की जो दर रहती है उसको बैंक दर कहेंगे। कितने परसेंट ब्याज दे रहे हैं अपन? 10% दे रहे हैं, 7% दे रहे हैं, 8%, कितने परसेंट अपन ब्याज दे रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन? बैंक दर बोलेंगे। और रेपो दर किसको बोलेंगे? जब बैंक अपनी प्रतिभूति को गिरवी रख के, इसमें लंबे समय तक आप रख सकते हो इसमें, लेकिन बैंक आपको गिरवी रखा है कोई सामान, सोना चांदी जेवर आपको गिरवी रखना पड़ेगा, ठीक है। जब बैंक अपनी प्रतिभूतियों को गिरवी रख के जिस ब्याज पर आरबीआई से उधार लेती है तो उसको अपन क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं। अगला, बैंक दर रेपो दर से क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि लंबे समय के लिए दी जाती है, ठीक है। और रेपो दर क्या बैंक दर से कैसी होती है? कम होती है। बैंक दर बढ़ने से उपभोक्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बैंक दर बढ़ा, उपभोक्ता पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। और रेपो दर बढ़ने से उपभोक्ता पर प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। इसको याद करो ना। देखो, कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के बच्चों के लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। अर्थशास्त्र समष्टि है ना, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग वाला अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे आईएमपी क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस आपके परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम ये वाला क्वेश्चन समझेंगे। ये वाला प्रश्न सन 2020 में आ चुका है और अर्धवार्षिक के लिए बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा प्रश्न यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखो, एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुणों का वर्णन करो। मुद्रा किसको बोलते हैं? मुद्रा का मतलब होता है रुपया, पैसा। हर देश में अलग अलग मुद्रा चलती है। अमेरिका में डॉलर चलता है, भारत में पहले पैसा चलता था, अब पैसा बंद हो गया है, अब क्या चलता है? रुपया चलता है। कहाँ पर चलता है? भारत में चलता है। इसी प्रकार चाइना में अलग मुद्रा होती है। तो एक जो अच्छी मुद्रा होती है, मुद्रा मतलब रुपया, जिससे हम किसी भी सामान को खरीद सकते हैं, उसके कौन कौन से गुण होते हैं? आईएमपी क्वेश्चन है, सन 2020 में आ चुका है। देखो, एक अच्छी मुद्रा में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। जितने क्वेश्चन समझा रहा हूं उतना घर पे पढ़ना है, फिर एक्स्ट्रा अपनी तैयारी करना है ना। देखो, अच्छी मुद्रा में निम्न गुण होने चाहिए। पहला, टिकाऊपन। पहला क्या होना चाहिए? टिकाऊपन। एक अच्छी मुद्रा टिकाऊ होना चाहिए, अर्थात एक बार जिस मुद्रा का निमर्गन किया जाए उसका वर्षों तक उपयोग होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कच्चे कोई भी रद्दी वाली नोट बना दिए, एक बार नोट अपन ने 2000 की लिए और 2-4 बार एक हाथ से दूसरे हाथ में गई फट गई, ऐसे नहीं होना चाहिए। सिक्के बने, जो कुछ भी बने, ऐसे बनना चाहिए जो टिकाऊ रहे। नोट भी थोड़ी मजबूत आना चाहिए, जो फटे क्या ना फटे। सिक्के भी कैसे आना चाहिए? मजबूत आना चाहिए, ठीक है। टिकाऊपन होना चाहिए। दूसरा, मितव्ययता।
अच्छी मुद्रा वह है जिसमें मौद्रिक व्यवस्था बहुत महंगी ना हो, ज्यादा महंगी हो के मुद्रा ना हो, अन्यथा विकासशील राष्ट्र उसे अपनाने में कैसे रहेंगे, असमर्थ, है ना। वास्तव में मुद्रा व्यवस्था कम खर्चीली होना चाहिए, कैसी होना चाहिए, कम खर्चीली होना चाहिए, जिससे प्रत्येक राष्ट्र उसे सुविधा पूर्वक स्वीकार कर सके। जैसे डॉलर बहुत महंगा है कि नहीं है, एक मुद्रा है दिनार, सऊदी अरब में चलती है, क्या बोलते हैं उसको अपन, दिनार। रुपया होता है, बेसिक मुद्रा क्या होती है, दिनार। कहाँ चलती है, सऊदी अरब में चलती है। इतनी महंगी है, भारत देश का 200-300 रुपये मिलता है तब जाकर के वहाँ की एक मुद्रा बनती है। एक मुद्रा होती बिटकॉइन, एक क्या होती है, एक बिटकॉइन कितने रुपए की मालूम है, 2000 रुपए की है सिर्फ एक बिटकॉइन। तो मुद्रा कैसी है, महंगी। तो ज़्यादा महंगी होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। अब भारत देश में अगर मान चलो 1 रुपये का सिक्का खत्म हो जाए और बिटकॉइन आ जाए तो गरीब लोग खरीद पाएंगे क्या, नहीं खरीद पाएंगे। बात यहाँ पर ऐसी रहती है, ठीक है। अगला होता है वहनीयता। एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के लिए आवश्यक है कि उसमें वहनीयता के गुण हो, अर्थात उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके। मतलब जेब में रख करके तुम लाखों रुपए ले जा सको, एक ऐसी मुद्रा होना चाहिए। तो मुद्रा बना ली किसको, बेल को बना लिए। पहले जब वस्तु में पुरानी होती थी, आज से 10,000 साल पहले, आज के समय अपन बोलते हैं जिसके पास जितना पैसा वो उतना अमीर है करके। पहले जब इंसान गाय बैल पालते थे, जिसके पास जितने मवेशी वो उतना अमीर। दहेज में क्या देते थे मालूम है, मवेशी देते थे। इसकी तरफ 4 बकरी आई, दान कर रहा है तो गाय बैल को दान कर रहा है, इस प्रकार से, है ना कि नहीं, प्राचीन समय में ना वहनीयता। एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के लिए क्या है कि उसको अपन आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके, वहनीयता। अगला होता है सामान्य स्वीकृति। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होना चाहिए, अतः मुद्रा इस प्रकार के पदार्थों की बनी होना चाहिए कि सारे के सारे लोग आसानी से क्या कर सके, उसको स्वीकार कर ले। अगला मूल्य स्थायित्व। मुद्रा के मूल्य में उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, अन्यथा मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होने लगेंगे। भारत देश का पहले $1 1 रुपये बराबर था और आज 76 रुपये $1 के बराबर है। तो मुद्रा के मूल्य में ज़्यादा उतार चढ़ाव होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। आया कि नहीं आया समझ में, बनेगा अगला प्रश्न। एक प्रश्न और देखो, पत्र मुद्रा के दोष बताइए। पत्र मुद्रा, कौन सी मुद्रा, पत्र मुद्रा। पत्र मतलब होता है, पत्र मुद्रा किसको बोलेंगे हम, इसको बोलते, देखो ये क्या होती है, पत्र मुद्रा होती है। ये होती है पत्र मुद्रा, ये क्या होती है, पत्र मुद्रा। ये काय से बनती है, ये होती है कागज से बनती है पत्र मुद्रा, ठीक है। ये कौन सी मुद्रा होती है, पत्र मुद्रा। काय से बनती है, ये कागज से बनती है। आया आपको समझ में, पत्र मुद्रा, ठीक है। पत्र मुद्रा के अब दोष कौन कौन से आते हैं यहाँ पर हम समझेंगे। देखो पहला, मुद्रा प्रसार की संभावना है। पत्र मुद्रा का मतलब होता है कागज की बनी हुई नोट, कागज से बना हुआ रुपया, उसको हम बोलेंगे पत्र मुद्रा, है ना। अब इसका दोष कौन कौन से होते, पहला मुद्रा प्रसार की संभावना है। कागजी मुद्रा के प्रचलन में प्रायः मुद्रा का प्रसार हो जाता है। अगर कागज के अपन नोट चलाएंगे तो मुद्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें सुरक्षित कोष में नहीं रखना पड़ता, इसलिए प्रायः नोटों की पूर्ति आवश्यकता से अधिक हो जाती है। इतनी सारी नोट बन जाती है, इससे क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है और मुद्रा प्रसार की संभावना क्या होती आती है, बढ़ जाती है। किसी संभावना, मुद्रा प्रसार की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, सीमित क्षेत्र। पत्र मुद्रा का प्रचलन केवल आंतरिक विनिमय के लिए संभव होता है। मतलब रुपए कहाँ चलेगा, भारत देश के अंदर ही चलेगा ना। अब अमेरिका का मैं डॉलर का नोट लेकर के आऊँ और भारत देश से कोई सामान खरीदूँ मैं, कोई मेरे को देगा क्या, वो जो कहाँ का नोट ला है, बोले महात्मा गांधी की फोटो नहीं है मैं करके, है ना कि नहीं, ऐसा बोलेंगे ना, है ना कि नहीं। ये कौन सी मुद्रा में, तो तुम भारत देश के महात्मा गांधी की फोटो लेकर के जाओ कहाँ पर, अमेरिका में। पीके पिक्चर में देखे हो, वो महात्मा गांधी की फोटो दिखाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सीमित क्षेत्र, मतलब पत्र मुद्रा जो रहेगी वो सिर्फ एक देश के अंदर ही चलेगी, दूसरे देश तक चलेगी क्या, नहीं। अगला देखो, शीघ्र नष्ट होने वाली। पत्र मुद्रा जो होती है ना, कागज का रुपया, वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है, ठीक है। यह इसके प्रयोग से भीगने से या आग लगने से क्या हो जाती है, ये नष्ट हो जाती है। अगला, सट्टे को प्रोत्साहन। सट्टाबाजी चलता हुई है ना, कागजी नोटों के प्रचलन, मुद्रा प्रसार आदि के कारण व्यापार चक्र लागू होता है और सट्टा की प्रवृत्ति को क्या मिल जाता है, बढ़ावा मिल जाता है। अपराध है सट्टा लगाना, है ना कि नहीं। तुम लगाते हो सट्टा, कभी लगाया हो सट्टा, उमरेट में सब हर जगह लगता है सट्टा। कैसा लगता है मालूम है, 10 रुपये का एक टिकट खरीदो, तुम्हारा नंबर फंस गया तो 10 के 1000 बन जाएंगे,
100 का लोगे तो 10,000, इस प्रकार से फंसता सट्टा। ठीक है। अगला, कागजी मुद्रा का महत्व केवल सांकेतिक मुद्रा के रूप में। सामान्यतः कागजी नोटों के एवज में सोना चांदी को सुरक्षा कोष में नहीं रखा जाता। यही कारण है कि इसमें केवल सांस्कृतिक मूल्य का महत्व है, वास्तव में कुछ भी नहीं होता। 2000 की जो नोट होती है उसको बनाने में 3 रुपए लगते हैं, उस कागज को बनाने में, है ना कि नहीं? तो वो एक प्रकार का क्या होता है, संसाधन जिससे हम कोई चीज़ खरीद सकते हैं। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से याद करो उसको। नमस्कार बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हो अर्धवार्षिक परीक्षा की हम पूरी तैयारी करेंगे। अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कक्षा 12वीं का राजनीतिक विज्ञान की अर्धवार्षिक परीक्षा MP बोर्ड 2021 की हम तैयारी करेंगे। इस अध्याय, ये अध्याय मोस्ट इंपोर्टेंट अध्याय है, इसकी हम तैयारी करने वाले। समकालीन विश्व राजनीति वाली आपकी जो बुक है उससे यहाँ पर हम समझेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बारीकी समझना है। ठीक है, इसके सबसे पहले हम आंसर क्वेश्चन वगैरह तैयार करेंगे। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले हम उसको समझेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है, आप देख सकते हो, सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है। आप यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न क्या है, सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है, समझाइए। सुरक्षा परिषद किसे कहा जाता है, आप समझिए। जो पूरी दुनिया जो होती है, जो पूरा वर्ल्ड जो होता है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश होते हैं तो एक सुरक्षा परिषद बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, पूरे ये भारत देश के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए। किसके लिए? पूरे वर्ल्ड के लिए। इससे कहते हो कार्य कौन कौन से होते। पहला, सुरक्षा परिषद किसी ऐसे मामले पर तुरंत विचार कर सकती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के भंग होने का भय हो। अगर कोई एक ऐसा मामला है जिससे कोई 2 देशों का युद्ध होने वाला है, एग्जाम्पल के लिए भारत और चीन का युद्ध होने वाला है, या भारत और पाकिस्तान का युद्ध होने वाला है, या फिर अफगानिस्तान और तालिबान का युद्ध होने वाला है। अगर किसी भी देश का अगर युद्ध होने वाला है और अगर उससे अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति अगर खतरे में आती है और सुरक्षा अगर भंग होती है तो सुरक्षा परिषद पूरे देश लोग मिलकर के मतलब उस पर कार्रवाई कर सकते हैं ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। सुरक्षा परिषद आक्रामक कार्रवाई का मतलब क्या होता है, एक देश दूसरे देश पर हमला कर रहा है, एक देश दूसरे देश को मारने का प्रयास कर रहा है ना। ठीक है, विश्व शांति के लिए खतरे की संभावनाओं, जो कई आतंकवादी लोग होते कोई भी देश में जाकर के बम फोड़ रहे हैं ना, तो वर्ल्ड में क्या बनी रहे, शांति बनी रहे, है ना। विश्व शांति के लिए खतरे की संभावनाओं और शांति भंग किए जाने वाले कार्य, जितने भी लोग जो शांति भंग करना चाहते हैं, आतंकवाद है ना, बम फोड़ दे रहे हैं, कहीं पर भी किसी को किडनैप कर ले रहे हैं ना, शांति भंग कर दे रहे हैं है ना, उसके विषय में कार्यवाही कर सकता है। कौन कर सकता है? सुरक्षा परिषद। और इसको बहुत सारे देशों को फंडिंग इसको प्राप्त रहती है, इसकी अलग सेना रहती है, पूरी दुनिया पर ये मतलब कि ये पाबंदी लगाता है। तीसरा, सुरक्षा परिषद प्रादेशिक समस्याएं सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो सुरक्षा परिषद होती है, जो प्रदेश की जो क्या होती है समस्याएं होती है, किसकी समस्या है? प्रदेश की जो क्या होती है समस्याएं होती है, उसको सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रदेश की जो समस्या है, ऐसा नहीं अब भारत की कोई प्रदेश की समस्या आ गई है ना, जम्मू कश्मीर की समस्या हो गई, या फिर पाकिस्तान की कोई समस्या हो गई, या चीन की कोई समस्या हो गई, तो उन सब की समस्या सुलझाने में महत्वपूर्ण क्या निभाती है? भूमिका निभाती है। कौन निभाती है? सुरक्षा परिषद। अगला, चार्टर के अनुच्छेद 83 के अनुसार सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र ने जो दायित्व ग्रहण किए हैं उन्हें निभाने की जिम्मेदारी किसकी है? सुरक्षा परिषद की है। संयुक्त राष्ट्र जो होता है उस किसको बोलेंगे? पूरे दुनिया के जितने भी देश होते हैं उन सब में से एक टीम बनी है संयुक्त राष्ट्र संघ की, है ना। वो जितना भी मतलब कि क्या करता है, नियम कानून बनाता है, उसका पालन कौन करवाता है? सुरक्षा परिषद करवाती है। अगला देखो, चार्टर के अनुच्छेद 6 के अनुसार, जो संविधान होता है वैसे वर्ल्ड के लिए चार्टर चलता है ना, चार्टर के अनुच्छेद 6 के अनुसार यदि कोई सदस्य चार्टर के सिद्धांतों की बार बार अवहेलना करता है, कोई देश जैसे चीन हो गया, चाइना हो गया, या भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, कोई भी देश अगर क्या करता है, चार्टर के सिद्धांत जो है उसकी बार बार अवहेलना करता है, मतलब कि सुरक्षा परिषद के नियम को वो नहीं मानता है, उसकी क्या करता है? अवहेलना करता है, तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा जो रहेगी उस देश को निष्कासित कर सकती है। जैसे कि अपने समाज, कोई व्यक्तिगत समाज के विरुद्ध कोई काम करता है तो उसको समाज से बाहर निकाल देते हैं,
है ना कि नहीं, उसी प्रकार ये वाला काम किया जाता है। अगला, सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर ही महासभा न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करती है। किसका? महासभा जो होती है वो न्यायालय के न्यायाधीश का चुनाव करती है। जैसे अपने भारत देश की कोर्ट होती है, उसी प्रकार वर्ल्ड की भी एक क्या होती है, कोर्ट होती है। उसके जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, उसको चुनाव कौन करवाता है? सुरक्षा परिषद, है ना। अगला, सुरक्षा परिषद चार्टर के संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चार्टर के संशोधन करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है? सुरक्षा परिषद निभाती है। बनेगा नहीं बनेगा तुमसे? बन जाएगा क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न समझो यहाँ पर, है ना। भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे? अपने प्रस्ताव को औचित्य करिए। अब सुरक्षा परिषद, जो वर्ल्ड लेवल की जो सुरक्षा परिषद होती है, उसमें भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा मिलनी चाहिए, है ना। तो उसका जो पक्ष है, उसका समर्थन आप किस प्रकार करेंगे? अपने प्रस्ताव को समझाइए। तो देखो, भारत के नागरिक के रूप में मेरा मानना है कि अपन भारत देश के नागरिक है ना, भारत देश के नागरिक होने के नाते मेरा मानना है कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। किसको? भारत देश को। किसका? सुरक्षा परिषद का क्या होना चाहिए? स्थायी सदस्य होना चाहिए। इसके पीछे देखो क्या क्या तर्क शामिल है, समझना। पहला, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारंभिक सदस्यों में से एक है। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। जब देश आज़ाद हुआ था 1948 में, उस समय अमेरिका भारत को वीटो का अधिकार दे रहा था, जो कि सिर्फ गिने चुने देशों को मिलता है, जो 5 देशों को मिला है। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको मना कर दिए देने से, और चीन को दे दिए, और चीन आज बहुत उचक रहा है। अगर वो अधिकार वीटो का अगर किसको मिल जाता, अगर अपन लोग को मिल जाता, तो चीन आज अपने ऊपर कुछ कर पाता क्या? नहीं कर पाता, है ना। ऐसा रहता। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ निधि में भारत का निश्चित आर्थिक अंशदान है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत स्लिप करवाता है, रसीद करवाता है ना। मतलब क्या करता है? वो उसको पेमेंट करता है, आर्थिक अंशदान करता है। अगला, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न शांति कार्यों में भी क्या करता है? प्रभावी भूमिका निभाता है। भारत देश, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रभावी कार्यों में भूमिका निभाता है। अगला, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत, उद्देश्य और कार्यों में पूरा विश्वास करता है। इसलिए भारत संयुक्त राष्ट्र संघ निर्माणों की उपेक्षा उल्लंघन नहीं करता, चाहे वह कश्मीर का ही प्रश्न क्यों ना हो। भारत कश्मीर के प्रश्न में भी संयुक्त राष्ट्र संघ के हिसाब से चलता था, है ना। लेकिन आजकल नहीं चलता। आजकल नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, है ना कि नहीं, वो भैया देश के लिए सही काम करते। कैसे सही काम करते? कश्मीर का मुद्दा तुरंत हटा दिए, धारा 370, ठीक है। अगला, भारत विश्व का सबसे बड़ा क्या है? लोकतांत्रिक देश है। इसलिए भारत देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या होना चाहिए? स्थायी सदस्य होना चाहिए, ठीक है। यह आपके प्रश्न है।